गुड मॉर्निंग बच्चों। एप्लीकेशन 4 में आज हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? देखो, हिंसबर्ग टेस्ट है, आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइन में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइन के मिक्सचर गिवन हैं तो उनको हम सेपरेशन भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनका पृथक्करण कर सकते हैं, ठीक है ना। और हिंसबर्ग रीजेंट याद रखना तो बहुत आसान है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, SO2 तो जानते हो आप, एक तरफ आप फाई लगा दो, दैट इज फिनाइल, और एक तरफ Cl, तो देखिए हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही क्या कहलाता है? हिंसबर्ग रीजेंट कहलाता है। हाँ, कहीं कहीं इसमें ऐसा लिखा रहता है, देखो फाई पे आपके पैरा पोजीशन पे CH3 जोड़ देगा, और फिर ये आप जो इसे बोलोगे पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आजकल यूज किया जाता है। लेकिन क्योंकि NCERT और RBSC में यही बुक में लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलें, लेकिन इसे भी हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम TSCl, या मैं आपको बताऊंगा, ये आगे लिविंग ग्रुप में चल के बताऊंगा, टोसाइलेट क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टोसाइलेट क्लोराइड। तो बहरहाल इसमें आपको ये जो सेकेंड वाला है इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो एक याद रखें, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है, जो एमाइंस हैं वो आप सभी जानते हो, लोन पेयर है तो दे आर न्यूक्लियोफाइल, एंड द सेंटर अटैच टू सन थ्रू मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे केंद्र जो पाई बंध के द्वारा SON से जुड़े हों वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होता है? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक होगा और ये Cl रिमूव होगा। इसी चैप्टर में अगला एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्शन सेंटर को छोड़कर जाने वाला, जो रिएक्शन सेंटर से डिपार्ट हो जाता है, उसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। और ये बड़ा आसान है, मैं आगे डिटेल बताऊंगा इसको। लिविंग ग्रुप मतलब जाने वाले। कौन छोड़कर भाग जाएंगे? छोड़कर वो भागेंगे जो कमजोर होंगे या जो मजबूत होंगे? बताओ आप मुझे। जो कमजोर होंगे तो मैं कह सकता हूं गुड लिविंग ग्रुप कौन होते हैं? वीक बेस होते हैं, और ये डिटेल हम अगले एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। तो ये क्योंकि Cl जो है वो किसका कॉन्जुगेट बेस है, किसका संयुग्मी क्षार है? HCl का। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका संयुग्मी क्षार क्या होगा? दुर्बल होगा। और मैं यही बोल रहा हूं कि जो दुर्बल क्षार होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, वो तुरंत क्या होते हैं बोलो? भाग जाते हैं। जब कोई भी अटैक करेगा तो भागेगा कौन? जो दुर्बल होगा, जो वीक होगा। तो अब इसके बाद अटैक करोगे तो आपको ये मिलेगा RNH, और ये हो गया आपका S डबल बॉन्ड O, और ये क्या बेटा? 5। अब इस नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आया डोनेट करने के बाद, है ना। लेकिन इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो जाएगा बोलो? H+ की तरह। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि यहाँ मैंने H+ और इसका Cl मिला के HCl बना दिया। देखो क्या क्या रिमूव हुआ है? इसका नाइट्रोजन का हाइड्रोजन H+ की तरह, और ये Cl- क्या रिमूव हो गया यहाँ से? HCl। और ये जो बना है उसे हम बोलते हैं अब N एल्काइल सल्फोन एमाइड, और ये होता है बेटा, इट इज वाइट प्रेसिपिटेट। और इसमें देखो, अब इसमें आपको क्या होगा बेटा? देखो यहां नाइट्रोजन से अटैक कराओगे तो यहां पे प्लस आएगा, तो उस प्लस को उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन H+ की तरह रिमूव हो जाएगा, और यहां से Cl रिमूव हो रहा है तो HCl रिमूव हो गया। तो ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा? नाइट्रोजन पे 2 R बन जाएंगे, 2 R, और ये S डबल बॉन्ड O, और ये 5। इसे अब आप पढ़ोगे N पे, क्योंकि 2 R हैं तो NN डाई एल्काइल
और सल्फोन एमाइड, सल्फोन एमाइड, सल्फोन एमाइड, ये भी बेटा क्या होता है बोलो, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, इट इज वाइट पीपीटी। और इस पे अगर मैं अटैक कराऊं तो डोंट यू थिंक कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे प्लस तो आएगा, लेकिन प्लस आने के बाद इसको न्यूट्रल करने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो अब ये अटैक नहीं कर पाएगा इस पे, इसलिए मैं इसमें क्या लिखूंगा, देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल, कोई अभिक्रिया नहीं होगी इसमें। यानी प्राइमरी सेकेंडरी वाले तो प्रेसिपिटेट दे रहे हैं और टर्शरी वाला प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा। मतलब ये है कि अगर आपको 3 सैंपल गिवन हैं, 3 सैंपल गिवन हैं, तो उनके एक्वस सॉल्यूशन बना लें और उसमें आप अगर हिंसबर्ग रीजेंट डालते हो तो जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं आएगा वो कंफर्म है कि वो कौन से एमाइन है बोलो, टर्शरी, तृतीयक एमाइन है, ये पक्का हो जाएगा। हाँ, अभी अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो कंफर्म नहीं होगे, फिर वो क्या हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। अब कैसे जानेंगे, उसमें हम क्या करें, एक्वस KOH डाल दें, जलीय KOH या जलीय NaOH, जलीय KOH, एक्वस KOH। तो हे बच्चों, अब ये मुझे बताओ, ये बेस है तो किससे रिएक्ट करेगा, ये बताओ मुझे, किसके पास आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, अम्लीय हाइड्रोजन किसके पास दिख रहा है। तो अगर आप देखें तो इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, मैंने अम्लीय हाइड्रोजन के लिए एक ही बात बोला था कि इन जनरल H+ हटाने के बाद अगर कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार जो है वो स्टेबल है, तो दैट मीन्स वो हाइड्रोजन क्या है बोलो, एसिडिक है। तो अब यहां से अगर मैं H+ हटाऊंगा, यहां माइनस बनाऊंगा और इस माइनस को देखो कॉन्जू कराऊंगा, तो हुआ कि नहीं एसिडिक, ये बोलो एसिडिक हो गया। तो अब क्या होगा, बेस आएगा यहां से और क्या ले जाएगा बोलो, बेस आके यहां से H+ ले जाएगा और एसिड बेस मिलके ये क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। और आप सभी जानते हो जनरली जो सॉल्ट होते हैं सोडियम पोटेशियम के, वो वाटर में क्या होते हैं बोलो, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्युबल। लेकिन क्या ये भी सॉल्ट बना पाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो चलो बेस है, इसको प्रोटॉन चाहिए, लेकिन इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं। कहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, देखो इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो फिर इसमें आप कहोगे इनसॉल्युबल, अविलेय, इनसॉल्युबल। तो देखो डिस्टिंग्विश हो गया। अब अपने पास अगर 3 सैंपल दिए हुए हैं, तीनों को मैंने टेस्ट ट्यूब में अलग अलग क्या कर लिया बोलो, उनका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। हिंसबर्ग रिजेंट मैंने डाला, हिंसबर्ग रिजेंट डालते ही मुझे प्रेसिपिटेट मिल गया। अगर प्रेसिपिटेट मिल गया तो हम कंफर्म नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट मिल गया तो इट मे बी प्राइमरी, इट मे बी सेकेंडरी, लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो पक्का टर्शरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब प्रेसिपिटेट मिला है उसमें एक्वस KOH डाल दें। जिस टेस्ट ट्यूब में एक्वस KOH डालने पर, जली KOH डालने पर वो सॉल्युबल हो जाता, वापस ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगे, तो वो समझो कि वो प्राइमरी एमाइन था। और जिसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, ऑक्सेप डिसॉल्व नहीं हो रहा है, अभी भी आपको वो वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है, तो समझो कि वो सेकेंडरी एमाइन है। तो इससे तो देखो हम डिस्टिंग्विश कर ले रहे हैं। अब मैंने बोला इससे आप क्या कर सकते हो, अगर मिक्सचर गिवन हो तो आप सेपरेट भी कर सकते हो। तो सेपरेट कैसे करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने तीनों एमाइंस के मिक्सचर हमें गिवन है, उनको अलग अलग करना है। तो मैंने उनको क्या किया, इसमें एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें मैंने इतना, देखो देख लो ध्यान से दोस्तों, इतना मैंने क्या किया, इसमें रख लिया, सोल्यूशन बना लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें हिंसबर्ग रिजेंट डाल दिया, हिंसबर्ग रिजेंट ऐड कर रहा हूं। और इसमें क्या है बोलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइन तीनों का मिक्सचर है, मिश्रण जली विलयन है ये। इसमें मैंने हिंसबर्ग रिजेंट डाल दिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिजेंट। और हिंसबर्ग रिजेंट डालने के बाद मैं देख रहा हूं, ओहो मुझे नीचे इतना अवक्षेप मिल रहा है, प्रेसिपिटेट,
वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है और बाकी सारा सोल्यूशन दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, फिल्टर पेपर लेऊंगा भाई, और फिल्टर पेपर लेके अब मैं क्या करूँगा, इसे छान लूँगा। फिल्टर कर रहा हूँ, ये फिल्टर कर लिया भाई, ये हो गया, ये टेस्ट ट्यूब खाली हो गया भाई, हटा दो। अब इसमें मेरे इधर फिल्टर पेपर, जो मेरा हाथ फिल्टर पेपर है, ये हथेली, इस फिल्टर पेपर में क्या है, ऑगशेप है। इस फिल्टर पेपर में क्या है बोलो, ऑगशेप है। और इधर क्या है बोलो, इधर जो है आपका एक्वस सोल्यूशन है जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो अब इस सोल्यूशन में तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा। कौन नहीं प्रेसिपिटेट दिया होगा, टर्शियरी एमाइन। तो ये टर्शियरी एमाइन में अलग आपको दे देता हूँ, रख लो। ये टर्शियरी एमाइन रखो अपने पास, मैंने आपको टर्शियरी एमाइन पकड़ा दिया है, टर्शियरी एमाइन रख लो अपने पास। चलो, टर्शियरी एमाइन मैंने आपको दे दिया है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक नया टेस्ट ट्यूब लेके आया, उसमें ये ऑगशेप मैंने ऐसा डाल लिया, ठीक है। अब इस मुझे इतना प्रेसिपिटेट दिख रहा है, इतना वाइट प्रेसिपिटेट। अब मैंने इसमें एक्वस क्यूएस डाला। एक्वस क्यूएस डालने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा शेक किया। ओहो, मुझे अब थोड़ा सा वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है, बाकी सोल्यूशन दिख रहा है। यानी जो अभी प्रेसिपिटेट मुझे दिख रहा है वो सेकेंडरी एमाइन है, क्योंकि प्राइमरी एमाइन का प्रेसिपिटेट तो क्या है, देखो सॉल्युबल है, सॉल्युबल। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे वापस फिल्टर पेपर, ये देखो, ये फिल्टर पेपर, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, फिल्टर कर लिया भाई। चलो, अब ये रहा सोल्यूशन, इसमें पता क्या है, सेकेंडरी एमाइन। अब ये सेकेंडरी एमाइन कोई और पकड़ ले, पहले मैंने टर्शियरी एमाइन दे दिया था आपको, ये सेकेंडरी एमाइन ले लो आप, सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन ले लिया ये। चलो, सेकेंडरी एमाइन। अब यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, ये प्राइमरी एमाइन आपके पास है जो सोल्यूशन है, क्योंकि प्राइमरी एमाइन घुल गया, प्राइमरी एमाइन डिजॉल्व हो गया। ये डिजॉल्व जो हो गया है यही क्या होगा बोलो, प्राइमरी एमाइन होगा। तो यहाँ सॉल्युबल लिखा है, और मेरे हाथ में जो है ये सेकेंडरी एमाइन है, तो ये आप प्राइमरी एमाइन ले लो। आपके पास क्या क्या आ गया बोलो, टर्शियरी पहले दे दिया था, ये प्राइमरी दे रहा हूँ, और मेरे हाथ में जो है वो क्या है बोलो, सेकेंडरी है। तो बोलो तीनों अलग अलग हो गए कि नहीं। यानी इस मेथड से हम विभेद भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बोलो, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इससे पृथक्करण भी कर सकते हैं, दैट इज आइसोलेट भी कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो हिंसबर्ग रीजेंट इस पे बेस्ड है, और ये टोटल एसिडिक हाइड्रोजन पे है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो हिंसबर्ग रीजेंट आप सबको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और ये आप सभी लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एप्लीकेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो लिविंग ग्रुप से रिलेटेड है, लिविंग ग्रुप, और फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी, और यहाँ पे कुछ ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो लिविंग ग्रुप क्या है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लिविंग ग्रुप से पहले मुझे लगता है ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात की जाए। हे बच्चों, ये है आपका एप्लीकेशन 5। एप्लीकेशन 5 में मैं आपको बता रहा हूं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बहुत ही एक बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस के रेफरेंस में बताऊंगा, बस बाकी कोई जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ एसिड बेस के रेफरेंस में बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जिसे आप GR या फिर क्या बोलते हैं बोलो, RMGX, ऐसा। तो ये क्या है ग्रिग्नार्ड एजेंट, देखिएगा जरा। जब आप एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बोलो बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे जो इसके लिए फॉर्मेशन के लिए मैकेनिज्म प्रपोज्ड है वो ये है कि ये R और X के बीच पहले सबसे पहले सम विखंडन, दैट इज होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और ये बन जाता है R बिंदी, फिर इधर बन जाता है जी X बिंदी,
और फिर होती है एंट्री किसकी, मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम आ करके यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम डोनेट कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम x बिंदी को दे देता है, एक r बिंदी को। मतलब अगर मैं मैग्नीशियम हूं तो एक मैंने r को दे दिया इलेक्ट्रॉन, एक x को दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो बोलो अब मैं दोनों के बीच में आ गया ना, Mg हूं मैं मैग्नीशियम हूं तो मैं दोनों के बीच में आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, RMgX, ये बन जाएगा आपका RMg और X। और ये आप देख लें कितना, अब क्योंकि ये मैग्नीशियम R और X के बीच में इंसर्ट हो रहा है और मैग्नीशियम 0 से, अब देखो यहाँ पे किस स्टेट में गया है बोलो, +2 है। ये R माइनस यहाँ MgX प्लस लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली मेटल पे पॉजिटिव और नॉन मेटल पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन इस मैग्नीशियम पे चार्ज क्या है, इस मैग्नीशियम पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 है ना, x का -1, इसका +2, इसलिए +1 दिख रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है यहाँ पे बोलो, +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, बोलो ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो, +2 है। तो अब क्योंकि R और X के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हुआ है और इससे आपको RMgX मिला और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए ओवरऑल इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन। इट इज ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव इंसर्शन मतलब ग्रिग्नार्ड-इसेन का बनना मतलब कुछ नहीं, मैग्नीशियम को आपको कार्बन और हैलोजन के बीच में जोड़ देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। यही है ग्रिग्नार्ड-इसेन, जिसे हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना आपको, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बता दोगे, ऐसा बन जाएगा। लेकिन अब इसमें बेटा इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब हमें जो बात करनी है वो 3 रेफरेंस में बात करनी है। एक तो एल्काइल हाइलाइड के सापेक्ष में विद रेफरेंस टू एल्काइल हाइलाइड, विद रेफरेंस टू सॉल्वेंट जो यहाँ यूज किया है वो शुष्क ईथर, ड्राई ईथर है, और ये जो ग्रिग्नार्ड-इसेन बना है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करनी है। तो यहाँ पे अब मैं फीचर्स आपको बताऊं। सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप ग्रिग्नार्ड-इसेन बना रहे हो तो दूर दूर तक कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, बोलो आपस बोलो। ड्यूरिंग द ग्रिग्नार्ड-इसेन फॉर्मेशन दूर दूर तक कहीं अम्लीय हाइड्रोजन, दैट इज सक्रिय हाइड्रोजन H+ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड-इसेन है RMgX, तो ये आप सोचो RMgX में ये R- क्या है बोलो, R- इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ RH। RH मतलब नथिंग, इट इज हाइड्रोकार्बन। अब मुझे बताओ बेटा, हाइड्रोकार्बन ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, वैसेलीन, ये बताओ अब हाइड्रोकार्बन क्या एसिड होते हैं, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, ये क्या एसिड होते हैं क्या? नो, दे आर नॉट एसिड। क्या वैक्स आप यहाँ लगाते हो हाथ पे तो क्या हाथ जल जाता है क्या? ऐसा नहीं ना। तो हाइड्रोकार्बन तो दे आर भयानक टाइप के वीक एसिड, दे आर वीकेस्ट एसिड। तो अगर वीक एसिड है, जैसे मान लीजिए CH4 है, वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस CH3- क्या होगा? आपको मैंने बताया था, जो जितना वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होता है। तो अगर मैं R- बोलूं तो R- किसका कॉन्जुगेट बेस है? इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ RH, और RH का कॉन्जुगेट बेस R- है, तो वो बहुत स्ट्रांग बेस होगा क्योंकि RH वीक एसिड है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि ये जो ग्रिग्नार्ड-इसेन है, इट इज अ वेरी स्ट्रांग बेस, इट इज अ वेरी स्ट्रांग बेस, क्योंकि R- वाला पोर्शन है। बोलो आप सब लोग समझ रहे हो ये बात? बेटा बोल दीजिए सब लोग, ये वीक एसिड है इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? बोलो बहुत स्ट्रांग होगा। तो कोई भी पूछेगा ग्रिग्नार्ड-इसेन क्या है भाई,
तो आपको ना इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ग्रिग्नार्ड एजेंट की कहीं भी किसी रिएक्शन के लिए एंट्री होगी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट मैं आपको अलग से टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा और अलग से टीएस होगा उसके लिए, ट्यूटोरियल सीट ही अलग से होगा, बहुत सारे हजारों रिएक्शन शो करता है वो। लेकिन ग्रिग्नार्ड एजेंट की एंट्री अगर हो रही है कहीं किसी रिएक्शन के अंदर, अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट ने H+ देख लिया कहीं H+, तो ये मान के चलो आप कि ग्रिग्नार्ड एजेंट को कोई रिएक्शन, वो 999 रिएक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ एक रिएक्शन को प्रीफर करेगा। किसको प्रीफर करेगा? H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि ग्रिग्नार्ड जो स्ट्रॉन्ग बेस होता, मैंने क्या बताया था, बेस क्या देखता रहता, बेस H+ कहाँ है, H+ कहाँ है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि वो कहीं भी रिएक्शन भेजोगे, वो 1000 रिएक्शन मान लो करता है, तो वो 999 छोड़ देगा, एक रिएक्शन करेगा बस। अगर उसे H+ मिल गया तो चुपचाप H+ एक्सेप्ट करेगा और RH बन जाएगा, बस हो गया रिएक्शन, बाकी कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो 999 रिएक्शन नहीं करेगा। ये बता रहा हूं मैं। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट इतना प्रोटॉन सेंसिटिव है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर आपने यहाँ पे क्या किया कि ड्राई ईथर यूज किया, देखो अगर आपने मॉइस्चर वाला ईथर यूज किया होता, मॉइस्चर मतलब पानी प्रेजेंट हो वहां पे, वाई ड्राई ईथर, शुष्क ईथर क्यों? या ऐसे सॉल्व कि एथेनॉल यूज कर लेते, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लेते, कोई भी सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम ऐसे सॉल्वेंट यूज ही नहीं कर सकते जिसके पास सक्रिय हाइड्रोजन हो। तुरंत ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा बोलो? एज ए एसिड। और ये यहाँ से क्या एक्सेप्ट करेगा बोलो? H+, और ये बन जाएगा आपका RH, और ये हो गया आपका MgOH और X। Mg+ किसके साथ जुड़ गया? OH के साथ। तो देखो अभी हाइड्रोकार्बन बना दिया कि नहीं, बोलो ये हाइड्रोकार्बन। यानी अगर आपसे कोई कहता है ग्रिग्नार्ड एजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाया जाना चाहिए, या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करवाते समय कोई सक्रिय हाइड्रोजन या अम्लीय हाइड्रोजन वाला यौगिक नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे आंसर में? क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट एक प्रबल क्षार है, अतः यह जल से क्रिया करके या सक्रिय हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके RH अम्ल क्षार अपक्रिया के द्वारा RH का निर्माण कर देगा। फिर मैं बोल रहा हूं, यह जल के साथ अम्ल क्षार अपक्रिया करके RH का निर्माण कर देगा। इसीलिए शुष्क ईथर होना चाहिए, अम्लीय हाइड्रोजन तो होना ही नहीं चाहिए। बोलो ठीक है बेटा, ऐसा जान जाओगे आप। तो एक तो दूर दूर तक कोई ये नहीं होना चाहिए अम्लीय हाइड्रोजन। यानी अब इससे ये पता चल रहा है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट को अगर हम ऐसे किसी भी यौगिक से क्रिया कराएं जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन हो तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोकार्बन। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किसी भी से अपक्रिया कराएं यौगिक से जिसके पास अम्लीय हाइड्रोजन है तो एक ही प्रोडक्ट का निर्माण होगा, हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, CH3 MgX, ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, NH4+, ये यहाँ लिख दिया PH4+, यहाँ लिख दिया H2O, या फिर क्या लिख दिया ROH, या लिख दिया RSH, या फिर लिख दिया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आपने लिख दिया फिनॉल, या फिर आपने लिख दिया सल्फोनिक एसिड, या फिर आपने लिख दिया सिरसैल्काइन, फिर आपने लिख दिया HC∼CH। ये कोई भी अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिएगा, कोई भी ऐसा जैसे H2S,
अगर ग्रिग्नार्ड इजेंट के पास कोई भी ये लिख दिया तो ग्रिग्नार्ड इजेंट अर्जुन की तरह, ग्रिग्नार्ड इजेंट का जो R माइनस पोर्शन होगा, R माइनस मीन्स यहाँ पे CH3 माइनस है, इट में भी 5 माइनस C2H5 माइनस वट एवर, R माइनस कोई भी एल्काइल ग्रुप या फेनाइल विनाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो ये जो CH3 माइनस है, ये R माइनस, इन सभी में एक ही चीज देख रहा होगा अर्जुन की तरह, H प्लस कहाँ है, अम्लीय हाइड्रोजन कहाँ है। तो ये CH3 माइनस यहाँ से क्या लेगा H प्लस, यहाँ से भी क्या लेगा H प्लस, 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 और ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगा और वो होगा क्या बेटा CH4, ये होगा CH4, ये देख लीजिए एक ही प्रोडक्ट CH4। अगर C2H5 माइनस होता तो C2H6, अगर C6H5 माइनस होता तो C6H6, कितना आसान है देख लो। यानी ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहीं भी जाएगा, अगर उसको अम्लीय हाइड्रोजन दिख गया तो वो कुछ भी नहीं करना, उसे सिर्फ एक ही चीज दिखेगा H प्लस, और वो H प्लस ले लेगा, RH बन जाएगा बस। तो ये आपको पता चल गया होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में कि उसके फॉर्मेशन के समय, मतलब निर्माण के समय, या उसकी किसी अन्य अभिक्रिया को कराते समय, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन करता है, अन्य अभिक्रिया को कराते समय अम्लीय हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अम्लीय हाइड्रोजन होगा तो ना तो अन्य अभिक्रिया करेगा, ना तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा। अगर बनेगा तो बनते ही वो क्या कर लेगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना देगा, बस ऐसा कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा। चलो जी, अब मैंने इनमें जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें साफ साफ आपको पता चलेगा कि चलो ये तो अम्लीय हाइड्रोजन, इसमें और भी लिख सकते थे कुछ, देखो इसमें और भी तो लिख सकते हैं आप, देखो इसमें ये भी तो है, देखो ये आप इसमें ये भी लिख सकते हैं RCONH2, इसका भी हाइड्रोजन अम्लीय है, RCONHR। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ एमाइंस जो क्षारीय होते हैं उनका हाइड्रोजन भी ये रिमूव कर लेगा भाई, मैं तो बोल रहा हूँ RNH2, ये बता दे रहा हूँ आपको। मतलब इतना क्षारीय है कि क्षारीय है, ये भी एमाइंस भी क्षारीय है, लेकिन ये जाएगा RNH2 के H प्लस को भी ले आएगा, इतना ज़्यादा क्षारीय है, समझ लो। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कुछ अन्य उदाहरण जो अम्ल क्षार अपक्रिया वाले इसके हैं, जिनमें आपको लगेगा कि ये ग्रिग्नार्ड एजेंट इसके साथ अम्ल क्षार अपक्रिया प्रदर्शित करेगा क्या। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनिएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आपको एज ए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि चलो भाई फाई माइनस और MgBr क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पहला। फिर मैंने बोला चलो भाई ऐसा है, इसमें बता दो ये एसिटाइल एसीटोन में, देखो मैं कितना बताता था, बीच में CH2 और दोनों तरफ COCH3, ये एसिटाइल एसीटोन है। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 MgBr। अब इसमें मैंने बोला कि बनाओ भाई, क्या बनाते हो देखो। और फिर यहाँ पे तीसरा लिख दिया मैंने से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख दिया मैंने C2H5 MgBr। तो क्या बनाओगे आप, या फोर्थ मैंने लिख दिया भाई D2O प्लस CH3 MgBr। तो क्या बनाओगे आप। तो इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे बताओ। ये 5 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपको मैंने बताया था सक्रिय मिथाइलिन समूह, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, तो ये 5 माइनस आएगा और H प्लस ले जाएगा। बेस का काम ही क्या होता है, H प्लस ले जाना। और ये सक्रिय हाइड्रोजन है, क्योंकि सक्रिय हाइड्रोजन हटते ही इसकी तो लॉटरी लग जाएगी, ये तो एरोमेटिक बन जाएगा जी, देखो। और एरोमेटिक बन जाएगा तो अच्छा है कि बुरा है बताओ, अच्छा है। और ये तो बेंजीन बन जाएगा, 5 माइनस है तो H प्लस जोड़ दो। अब इसमें आपको कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा अम्लीय दिख रहा है, मिथाइल वाला हाइड्रोजन कि CH2 वाला हाइड्रोजन, इतना बता दो मुझे, बोल दो। मैंने बताया हुआ आपको, बीच वाला हाइड्रोजन ना तो CH3 माइनस आएगा, और ये CH2 वाला H प्लस ले जाएगा। तो CH2 वाला H प्लस ले जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस, और C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये CH4।
और यहाँ पे आप MgBr लिख दीजिए जो भी है बस। अब इसमें मैं बोलूँ कौन सा हाइड्रोजन अम्लीय है, तो मैंने शीर्ष एल्काइन आपको बताया था, तो शीर्ष एल्काइन में कौन सा हाइड्रोजन अम्लीय होता है बताओ मुझे। शीर्ष एल्काइन में sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये C2H5 माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस ले जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पूरा कि C2H6 और प्लस बन गया आपका ये सॉल्ट बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और MgBr। देखो आसान है। अब मैं बोलूँ कि D2O से रिएक्शन कर दिया तो CH3 माइनस, अब D2 है तो D प्लस ले जाएगा, T2O होता तो T प्लस ले जाता और H2O होता तो H प्लस ले जाता। तो ये बन जाएगा क्या बोलो CH3D और प्लस क्या बन गया बेटा MgOD और ये Br, बस ये देख लो CH3D बन जाएगा। तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ग्रिग्नार्ड डिसेंट कितना ज़्यादा प्रोटॉन सेंसिटिव है, ये कितना ज़्यादा प्रोटॉन सेंसिटिव है, मतलब कितना ज़्यादा प्रबल क्षार है। अभी ये मिटा दे रहा हूँ मैं, देख लो आप लोग एक बार नोट करने के लिए। बोलो ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, आगे बढ़े अब बोलिए। चलिए ठीक है जी। अब बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल और मैं बता दूं, कई बार इस तरह का लिखा रहता है कुछ, देखो और पूछता है ये हाइड्रोजन अम्लीय है कि नहीं, और यहाँ भी लिखा रहता है CH3Mgr। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसे हाइड्रोजन भी अम्लीय होते हैं, क्योंकि यहाँ पे H प्लस हटाओगे ना तो यहाँ पे आपके P पाई D पाई भी हो, मतलब 2 4, मतलब यहाँ पे भी देखो आप 2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देख लो आप। तो ये हाइड्रोजन भी क्या है बोलो, इट इज़ एसिडिक। तो CH3 माइनस और यहाँ से क्या लेगा H प्लस, और ये भी क्या क्या बना देगा बोलो, ऐसा बन जाएगा, देखिएगा सब लोग, डबल बॉन्ड O माइनस, और ये हो गया MgBr और ये बन जाएगा प्लस CH4। देखो बोलो बेटा डाउट तो नहीं इसमें किसी को। तो एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर कहीं भी माध्यम में, मीडियम में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट रहा तो। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके पास सक्रिय हाइड्रोजन है और उसमें हमें पता लगाना कि सक्रिय हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं। देखो कैसे हम पता लगा सकते हैं बोलो, और इसे हम कहते हैं जेरी-विट्टी-नॉफ मेथड। फिर मैं बोल रहा हूं कि कोई बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन और वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। हम किसी यौगिक में उपस्थित सक्रिय हाइड्रोजन की जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसमें कितने सक्रिय हाइड्रोजन हैं, कितने अम्लीय हाइड्रोजन हैं, इसको भी हम क्या है बोलो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं जेरी-विट्टी-नॉफ मेथड। जेरी-विट्टी-नॉफ मेथड। तो जेरी-विट्टी-नॉफ मेथड क्या है, देखो हम क्या करते हैं, इसमें 1 मोल मान लीजिए कोई कंपाउंड है, 1 मोल कंपाउंड है से 1 मोल एल्कोहल है, चलो ठीक है, 1 मोल एल्कोहल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3MgBr एक्सेस में है। CH3MgBr इसलिए यूज करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो, बाकी तो ग्रिग्नार्ड एजेंट कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्सेस में ये दे दिया और 1 मोल एल्कोहल है। मान लो अपने को 3 मोल CH4 मिल गया, ऑब्वियसली अंडर STP स्टैंडर्ड या NTP जो बोलते हो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अंडर STP if 1 mole of given compound is treated with CH3MgBr excess, तो नंबर ऑफ जितने CH4 के प्रोड्यूस होंगे मोल्स, CH4 के जितने मोल प्रोड्यूस होंगे वही मोल इसके 1 मॉलिक्यूल के एक्टिव हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब मैं अगर बोलूं मैंने 1 मोल तो एल्कोहल लिया, अब 3 मोल CH4 आ गया, इसका मतलब इसके 1 मॉलिक्यूल में 3 OH हैं, तभी तो यहाँ पे फिर क्या होगा, नंबर ऑफ OH क्या हो जाएगा बोलो, इसमें आ जाएंगे 3, क्योंकि अगर मैंने इसका 1 मोल लिया है
अगर इसमें केवल एक ही OH होता तो ये 3 मोल CH4 कैसे रिएक्ट कर, 3 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसे रिएक्ट करता, क्योंकि 3 रिएक्ट किया तो 3 CH4 मिला आपको। इसका मतलब एक्टिव हाइड्रोजन, जो एक्टिव हाइड्रोजन इसमें कौन सा वाला है, O, एल्कोहल लिखा आपने, O वाला H, ऑक्सीजन वाला H, तो इसका मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि एक मोल जो है वही एक मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये नंबर ऑफ OH क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं, यदि किसी यौगिक के एक मोल को, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि किसी यौगिक के एक मोल को CH3MgBr की अधिक मात्रा के साथ अपकृत कराया जाए, यदि किसी यौगिक के एक मोल को CH3MgBr के अधिक मात्रा के साथ अपकृत किया जाए, रिएक्ट कराया जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, मतलब CH4 के जितने मोल उत्पन्न होंगे, CH4 के जितने मोल उत्पन्न होंगे, वह मोलों की संख्या ही उस यौगिक के एक मॉलिक्यूल में कितने सक्रिय हाइड्रोजन हैं दर्शाएगा। मतलब अगर एक मोल को मैंने क्रिया कराया एक्सेस CH3MgX से, 5 मोल मुझे मेथेन मिला, तो मैं कहूँगा 5 एक्टिव हाइड्रोजन है उसमें एक मॉलिक्यूल में। अगर 4 CH4 बनाया 4 मोल, तो 4 एक्टिव हाइड्रोजन है। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं दिया रहेगा, प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा, एक यौगिक के X ग्राम को CH3MgX की अधिक मात्रा के साथ अपकृत करने पर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमें Y लीटर मेथेन प्राप्त होता है। तो सक्रिय हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना, वो जो ग्राम में गिवन है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना, मोल बना लेना। उधर जो लीटर में गिवन है उसको 22.4 से डिवाइड करना, मोल बना लेना। अब मान लो ऐसा आ गया कि इधर डिवाइड करने पे यौगिक का मोल आया, तुम्हारा कंपाउंड का मोल आया 40 मोल, और उधर आया 200 मोल, तो मैंने कहा 40 मोल कंपाउंड से 200 मोल मेथेन मिलते हैं, इसलिए एक मोल कंपाउंड से कितना मिलेगा, 5। तो वो 5 ही क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन की संख्या होगी, अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या होगी। यानी आपको जितने भी मोल या जितने भी ग्राम के लिए दिया है, आपको निकालना है कि एक मोल उस यौगिक का कितने मोल मेथेन देता है। आपको किससे निकालना है, एक मोल उस यौगिक का CH3MgX की अधिक मात्रा से क्रिया करने पर कितने मोल मेथेन देता है, वह मोलों की संख्या ही सक्रिय हाइड्रोजन के संख्या के बराबर होगी। इज इट क्लियर, बोलो सही है ना ये। तो इसी को जेरी-विट्टिनॉफ मेथड कहते हैं, ध्यान रहे। अब बेटा मैं एक बात और इसमें करूंगा कि एल्काइल हैलाइड की बात कर लिया जाए। हे बच्चों, विभिन्न एल्काइल हैलाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बनाने के लिए क्रियाशीलता, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड फॉर GR फॉर्मेशन। फिर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, GR निर्माण के प्रति विभिन्न एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड एजेंट में होना क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट बनने में इतनी सी बात है, कार्बन और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम जुड़ जाएगा। कार्बन है, हैलोजन है, मैग्नीशियम जुड़ जाएगा, यही तो है। तो अब मैं अगर बोलूं कि ये चीज क्या होगी, तब होगी जब CX बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बोलो बड़ा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बोलो ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम का इंसर्शन क्या होगा, आसान होगा, सिंपल, स्वाभाविक सी बात है। और ये क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड, ये एल्काइल आयोडाइड। तो अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। मैं अब इस, अगर आप ये जानते हो तो किस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। मान लो ऐसा लिखा हुआ, देख लीजिए आप, मेरी बात सुनिए, ये लिखा है प्रश्न, देखिए यहाँ मैंने फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 इक्विवेलेंट, एक तुल्यांक मैग्नीशियम
और ऑब्वियसली आप तो शुष्क अवस्था बनाओगे ग्रिग्नार्ड एजेंट के लिए, ड्राई ईथर यूज करोगे, और ये ए बन गया, और ए को मैंने क्रिया कराया D2O से तो बी बन गया। अब ए और बी के बारे में आपको पूछ रहा है कि आप बताइए ए और बी क्या है। तो अब यहाँ पे एक तुल्यांक अगर मैग्नीशियम दिया हुआ है तो आप ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाएंगे किससे, फ्लोरीन से बनाएंगे कि ब्रोमीन से बनाएंगे। तो बॉन्ड बड़ा कहाँ पे है बोलो, ब्रोमीन, कार्बन ब्रोमीन वाला, तो मैग्नीशियम आके इधर घुस जाएगा, और इधर जब इंसर्ट होएगा तो ऐसा बनेगा कुछ, देखो ये तो रहा फ्लोरीन और ये रहा माइनस और MgBr, और ये हो गया आपका प्लस। अब बताओ कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बंध बनेगा उसे आप जानते ही हो, कार्बन पे माइनस और मैग्नीशियम पे प्लस होगा। अब D2O से ये क्या एक्सेप्ट करेगा बताओ भाई, H2O होता तो H प्लस लेता, T2O होता तो T प्लस लेता, अगर D2 है तो D प्लस ग्रहण कर लेगा, तो ये क्या होगा D प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट D, और ये देखो ये बन जाता। लेकिन आप ये तभी बना पाते ना जब आप ये जानते कि भाई CF से ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाओ कि CBr से बनाओ, तो वो ये ऑर्डर है, बॉन्ड बड़ा होगा उसमें मैग्नीशियम जल्दी से इंसर्ट हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आ गई बात, बोलिएगा सब लोग, इज इट क्लियर? चलिए नोट इट डाउन। अब बेटा नेक्स्ट मैं बात करूंगा एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में, एक और दो बातें और हैं। देखो विसिनल डाई हैलाइड या फिर जो टर्मिनल डाई हैलाइड हैं उनसे ग्रिग्नार्ड एजेंट का बनाना अच्छी बात नहीं है, अगर हम बल्कि बना नहीं सकते। जो विसिनल डाई हैलाइड है, देखो ये हमने ले लिया विसिनल डाई हैलाइड ब्रोमीन, और ये CS2 ब्रोमीन ऐसा है, और मैंने कहा भाई यहाँ पे मैग्नीशियम रख दिया जी और ड्राई ईथर। तो अब होगा क्या देखिएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट पहले आप बनाएंगे तो बना लीजिए ग्रिग्नार्ड एजेंट CS2 माइनस, और ये बनेगा MgBr, यही होगा हमेशा प्लस माइनस, और ये CS2Br। तो अब क्या होगा, ये बगल वाले पोजीशन पे माइनस और उसके बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन है। तो मैंने एक टर्म बताया था आपको, अब जब डिटेल बताना है आपको भी, लिविंग ग्रुप, हालांकि इसको पहले मुझे बताना चाहिए था। लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर से रिमूव हो जाते हैं, किसी रिएक्शन सेंटर को छोड़कर चले जाते हैं, भागते वही हैं जो दुर्बल होते हैं। तो लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, तो कोई भी पूछे तो एक बात बस बोल दें, गुड लिविंग ग्रुप बोले तो वीक बेस, गुड लिविंग ग्रुप बोले तो वीक बेस, या जो टूटने के बाद स्टेबल हो जाए। टूटना वही चाहता है या भागना वही चाहता है जो दुर्बल होता है, बस इतना बोलूँगा तुम्हें। तो ब्रोमाइड क्या है, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस होगा, और भागते वही हैं जो वीक होते हैं। तो फिर मैं अब क्या करूँगा कि ये निगेटिव तुरंत पाई बनेगा और ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, ब्रोमाइड पर हो जाएगा। और इस तरह से आप चले थे ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने, लेकिन आपके हाथ आया एल्कीन, यानी मैं कहूँगा कि 1,2 डाई हैलाइड को अगर हम मैग्नीशियम से ट्रीट करें तो क्या हमें ग्रिग्नार्ड एजेंट मिलेगा? नो, नॉट एट ऑल, वी विल गेट एल्कीन एज ए प्रोडक्ट। क्या पाएंगे हम? एल्कीन पाएंगे। और अगर हमने ऐसा किया कि टर्मिनल को ट्रीट किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमने टर्मिनल एल्कीन को ट्रीट किया, टर्मिनल ये CS2 और ये ब्रोमीन, और यहाँ लिख दिया मैंने 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम, और ये हो गया आपका ड्राई ईथर। अगर हम टर्मिनल डाई हैलाइड की बात करें, देन व्हाट विल हैपन कि ये हो जाएगा आपका CS2 माइनस, ये लिख दिया मैंने MgBr प्लस, और ये हो गया आपका CS2 और CS2Br। अब इंटरनल देखो यही न्यूक्लियोफाइल है, और इधर द सेंटर अटैच टू हैलोजन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अटैक होगा और ये ब्रोमीन क्या होगा परे। अब जब एक ही सेंटर, एक ही मॉलिक्यूल के दो सेंटर क्या करेंगे बोलो, अगर ऐसा अटैक करके ऐसा जुड़ जाएंगे, तो डोंट यू थिंक कि रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे धागे के दो सिरों को अगर हम जोड़ लें तो क्या बनेगा, ये रहा धागा और ये रहा दोनों सिरे, जोड़ दिया, रिंग बन गए कि नहीं।
तो ये कितने मेंबर रिंग बन गया देखो 4 और ये 2 6। तो देखो आपने क्या पाया साइक्लोहेक्सेन और ये MgBr2। तो आप देख लो विशनल डाइहैलाइड और टर्मिनल पोजीशन पे अगर हो तो हम नहीं बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट, क्योंकि उस ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बनेगा, वो बनते हुए इधर साइक्लोहेक्सेन उधर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दो बातें। अब दोज एल्काइल हैलाइड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन दे कैनॉट पार्टिसिपेट इन जीआर फॉर्मेशन। ऐसे कोई भी एल्काइल हैलाइड जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन हो उनसे आप ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बना सकते। तो जैसे अम्ल क्यों, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, देख लो आप कैसे। अब मान लो कि मैं कह रहा हूं कि भाई ये देखो, फिर मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, पहले आप नोट कर लेंगे। ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित हों उनसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट का निर्माण नहीं किया जा सकता, उनसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने ये लिख दिया, देखिएगा CH2OH और ये है जी CH2Br, और मैं कह रहा हूं कि चलो जी ये इससे मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाऊंगा, ये ड्राई ईथर लिख दिया, चलो जी अच्छा है। अब बच्चों इसमें देखो जरा, ग्रिग्नार्ड एजेंट पहले बनाएं आप। ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाने में कुछ करना है नहीं, आप कार्बन और हैलोजन के बीच में मैग्नीशियम फेंक के मारो और ये बन जाएगा CH2 और ये Mg और ये Br, CH2 माइनस Mg प्लस। अब बच्चों मुझे बताओ, ये आपको इंटरनल एसिड और बेस नहीं लग रहा है क्या? ये देखो CH2 माइनस क्या है, बेस है, और ये OH क्या है, बोलो एसिड है। तो ये CH2 माइनस यहाँ से क्या एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस, और ये बन जाएगा CH2O माइनस और ये CH3, और इस O माइनस पे कौन आके जुड़ जाएगा, MgBr प्लस। तो आप चले थे भाई, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में जिसमें R किससे जुड़ा हो, MgX किससे जुड़ा हो, R से जुड़ा हो, मतलब कार्बन से जुड़ा हो। MgX शुड बी अटैच टू कार्बन। यहां पे देखो MgX किससे जुड़ा है, O से। आप चले थे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाने, चले थे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाने, और क्या पाया आपने, बोलो एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो इट इज नॉट ग्रिग्नार्ड एजेंट, इट इज एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, बता दीजिए मुझे, क्या ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है? तो अगर यहां पे OH हो, SH हो, कार्बोक्सिलिक हो, NH2 हो, या फिर CONH2 हो, या फिर SO3H हो, such alkyl halide cannot participate in GR formation। ऐसे एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड एजेंट का निर्माण नहीं हो सकता। तो अगर कहीं ऑप्शन में है कि इनमें से किस एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि उसमें ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे कि किसके पास अम्लीय हाइड्रोजन है, और या फिर तो डाई हैलाइड हो, अगल बगल वाला विशनल डाई हैलाइड हो, या फिर टर्मिनल पोजीशन वाला डाई हैलाइड हो, तो ऐसा देख लोगे। ठीक है भाई, तो ये समझ गए सब लोग, बोल दीजिए बेटा। ठीक है जी। अब बेटा इसमें एक बात और मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा जरा। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। क्वेश्चन, इनमें से किस एल्काइल हैलाइड से GR का निर्माण नहीं कर सकते?
तो इसमें आप देखो सभी में क्योंकि सक्रिय हाइड्रोजन है, SH है, इसमें NH2 है, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसलिए इनसे हम किसी से भी क्या है बोलो ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बना सकते, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से हम किसी से ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बना सकते क्योंकि सभी के पास क्या है बोलो अम्लीय हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इससे रिलेटेड और जो बातें हैं वो कल करेंगे। तो इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।